हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे अगस्त 2024 करंट अफेयर्स फ्रॉम विजन हाइस मंथली मैगजीन से पॉलिटी का सेक्शन। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी एंड एसटी देखा रिजर्वेशन के लिए। और इस पैरेलली हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर कर रहे हैं अगस्त के। और जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं इस चैनल पे। अगर आप नए आए हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बाद में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियोस भी देख लें। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स हैं क्या। तो पहले आप जान लें कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है। तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स वो होती हैं जो कि फाइनेंस्ड और डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट भी और फाइनेंस्ड भी पूरी की पूरी। तो उनको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। करंटली अभी क्या है, अराउंड 700 सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही हैं हमारी कंट्री में। और इनका जो टोटल आउटले है वो 15 लाख करोड़ है 2024-2025 के लिए। फिर अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर लें तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेट द्वारा होगा। फाइनेंस जो है वो कुछ पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रहता है। जैसे कि आप देख लेंगे फंडिंग किस तरीके से होगी। तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं और 3 हिमालयन स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना 8 है ना, सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स। फिर 3 हिमालयन स्टेट्स जो हैं वहाँ पे सेंटर जो है वो 90% मनी देगा, फाइनेंस देगा, और स्टेट जो है वो उसका 10% देगा किसी भी स्कीम का। फिर अदर स्टेट्स में हम देखें तो ये रेशियो 60:40 हो जाता है। तो क्यों, हाँ सॉरी, 60 जो है वो स्टेट देगा और सेंटर देगा, और 40 जो है वो स्टेट देगा। फिर ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है तो वहाँ पर पूरा का पूरा 100% जो फाइनेंस होगा वो कौन करेगा, वो करेगा सेंटर, है ना। और ऐसे यूटीज जहाँ पे लेजिस्लेचर है तो वो एक्ट करेंगी अदर स्टेट्स की तरह ही, अगर वो हिमालयन स्टेट्स में नहीं आती हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं आती हैं। समझे आप लोग। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या है हमने ये देख लिया। अब मॉनिटरिंग किसके द्वारा की जाती है, तो मॉनिटरिंग की जाती है नीति आयोग के थ्रू। जब हम ऊपर देखेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है कि न्यूज़ में है क्या। अभी क्या हुआ है, नीति आयोग ने इनिशिएट की है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको रिवैम्प करने की। तो इसके चलते जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन ऑफिस है किसका, नीति आयोग का, जो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस DMEO है, उसने कुछ प्रपोजल्स जो है वो दिए हैं, है ना, इनवाइट किए हैं कंसल्टेंसी फर्म्स को एंगेज करने के लिए। एवैल्यूएशन जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का उनको करने के लिए 9 ब्रॉड सेक्टर्स। कौन कौन से 9 ब्रॉड सेक्टर्स में एवैल्यूएट करना होगा, ये जो फर्म्स हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जिनको नीति आयोग ने अपॉइंट किया है, इनवाइट किया है, तो ये आते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। क्योंकि देखो ज़्यादातर स्कीम्स जो है हमारी इन्हीं में चल रही है, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट सेक्टर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, हेल्थ सेक्टर, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट सेक्टर और सोशल इंक्लूजन, लॉ ऑर्डर एंड जस्टिस डिलीवरी। याद करना है कि कौन कौन से 9 सेक्टर हैं, बिल्कुल भी नहीं याद करना है आपको, और ना ही ये याद करना है, लेकिन दिमाग में रखना है कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको जहाँ ज़रूरत पड़े किस चीज़ की, इस चीज़ की, कि आप कभी भी इंट्रो लिख रहे हो तो आप अपना आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको हमेशा की तरह बताते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मेंस में कि भाई इसके यूजेस क्या है, इसके नुकसान क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, तो आप शुरू ऐसे कर सकते हो कि अभी नीति आयोग ने रिसेंटली DMEO जो है उसको नीति आयोग का जो DMEO डिपार्टमेंट है उसने जो है ऐसा ऐसा किया था, इनवाइट किए थे कुछ प्रपोजल्स, ताकि कुछ 9 ब्रॉड सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर और अलाइड वुमेन डेवलपमेंट जैसे एरियाज़ में उनको एवैल्यूएशन कर सकें, है ना। तो आप ऐसे अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो अब भी हमने आपको बताया कि फंडेड जॉइंटली बाय सेंटर और इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट, ठीक है।
और कैसे इसकी फंडिंग होती है ये भी अभी हमने आपको बता दिया। फिर जो करंट फ्रेमवर्क है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, ये किसकी बेसिस पे है, ये है किस रिपोर्ट की बेसिस है, ये सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ CSS 2015 के बेसिस पे अभी करंट फ्रेमवर्क चल रहा है ना, करंट फ्रेमवर्क फंडिंग का। फिर फोकस क्या है, जो फोकस है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का है ना, शुड बी ऑन स्कीम, ऐसा उन स्कीम्स पे है जो कंप्राइज करती हैं नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा फॉर रियलाइजिंग विजन 2022, जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स को साथ में काम करने की ज़रूरत है एक विजन 2022 को अचीव करने के लिए। करंट स्टेटस अगर हम देखें, अभी हमने ऊपर देखा सेंट्रली सेक्टर स्कीम अराउंड 700 स्कीम्स चल रही हैं, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरा का पूरा सेंटर करती है और फंडिंग भी सेंटर करती है, वो अराउंड 700 है। लेकिन अगर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो सिर्फ ये कितनी है, 75 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं, वो भी 3 कैटेगरीज में है ना। और ये अराउंड 10.4% जो है सेंटर के बजट एक्सपेंडिचर का हिस्सा करती हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। आई होप आप लोग अभी नोट्स बना रहे होंगे। अब हमने शुरुआत में कहना छोड़ दिया है कि आपको वीडियो जो है पेन और कॉपी के साथ ही देखना है ना। तो इतना अब आप लोग संभल गए होंगे कि आप ऐसे ही बस नहीं देख रहे होंगे बैठ के खाते हुए लेट कर, है ना। और अगर आप नए आए हैं चैनल पे और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी कमी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छी लगती है सब्सक्राइब कर दिए तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, पुरानी वीडियोस देखना ना भूलें, वहाँ पे भी काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। और आपको नोट्स कैसे बनाना है, वो कैसे यूटिलाइज़ होगा, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया कि इस चीज़ को आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप थोड़ा की वीडियो देखने के बाद आप रुकना थोड़ा और पॉज करके यहाँ से, या फिर आपके पास अगर मैगज़ीन है तो बैठ के अपनी ही लैंग्वेज में इसका एक छोटा सा 10 to 15 वर्ड्स में इसको देखते ही, आप पूरा के पूरा इसको देखते ही एक इंट्रो लिख लेना कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हम इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे। ठीक, तो फिर टाइप्स ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देख लेते हैं। अभी देखा 3 कैटेगरीज होती हैं, तो एक होती है कोर स्कीम्स, फिर होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, फिर आती हैं ऑप्शनल स्कीम्स। कोर स्कीम्स क्या होती हैं, जहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के जो भी पॉइंट्स हैं वो कंप्राइज होते हैं, उन पर बनाई जाती हैं। जैसे कि हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन से रिलेटेड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन एटसेट्रा, ये हमारे नेशनल एजेंडा को लेके बनाई गई हैं। फिर इन स्कीम्स का भी क्या कोर है, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इनका भी क्या कोर है। तो इसमें 6 स्कीम्स हैं सोशल प्रोटेक्शन के लिए। देखो ये क्यों बनाई जा रही, सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन, ठीक है। ये फर्स्ट चार्ज ऑन अवेलेबल फंड्स फॉर NDA हैं, जो भी फंड्स नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिए है उसमें से सबसे पहले हिस्सा किसका आएगा, सोशल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन वाली स्कीम्स का। 6 स्कीम्स जैसे कि MG मनरेगा, फिर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, फिर 3 अम्ब्रेला स्कीम्स है डेवलपमेंट के लिए, SCs, STs और बैकवर्ड क्लासेस की, डिफरेंशियली एबल्ड एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। फिर अम्ब्रेला प्रोग्राम्स हैं डेवलपमेंट ऑफ मिनॉरिटीज़ के लिए। तो ये हो जाएगा इन स्कीम्स के कोर स्कीम्स। फिर ऑप्शनल स्कीम्स क्या है, हमारी स्टेट्स जो है वो कोई भी एक स्कीम चूज़ कर सकते हैं इनके मन मर्जी मुताबिक। स्टेट्स आर फ्री टू चूज़, है ना, कोई भी। इसके लिए फंड्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो अलोकेट कर देंगी, जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो ये जो है ये मतलब ऑप्शनल स्कीम्स हैं। अगर स्टेट्स चाहें, ऐसी स्कीम्स जो हैं अगर स्टेट्स चाहें तो वो अपने एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस के लिए पूछ सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली सेक्टर्स, थोड़ा सा डेटा देख लिया, और ये बात देख ली हमने क्यों न्यूज़ में है। तो अगर ये क्यों न्यूज़ में है इसको हम डायरेक्टली हमारा इंट्रो बना सकते हैं। फिर फंडिंग अभी हमने आपको पहले बता दिया था, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जितने भी ट्रांसफ़र्स हैं स्टेट्स को जितने भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, ये किस में से किए जाते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 और बाकी के आगे आने वाले, क्योंकि इस साल नहीं पूछेगा तो कभी भी पूछ लेगा। इसलिए भाई लिख लें, अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं आगे की तैयारी कर रहे हैं तो भी,
कभी भी पूछ लेंगे, क्योंकि आजकल कंटेम्प्रेरी अफेयर्स जो हैं वो ज़्यादा पूछते हैं। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो फंडिंग जाता है वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के थ्रू, ठीक है। फिर फॉलोइंग द और ये किसकी रिकमेंड फिर फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ 14 फाइनेंस कमीशन एंड द अबॉलिशन ऑफ प्लान नॉन प्लान डिस्टिंक्शन फ्रॉम 2017, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स जो है ये प्राइमरी मोड ऑफ स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफ़र बन गई हैं, जो कि यूनियन के द्वारा किया जाता है स्टेट्स के लिए। जो भी प्राइमरी मोड स्पेसिफिक पर्पस ट्रांसफ़र यूनियन करता है स्टेट्स के लिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम के थ्रू 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर है। फिर रैशनल बिहाइंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो हम चलो देख ही लेते हैं कि भाई देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आए ना तो आप ऐसा एक डायग्राम बनाना, अगर वो सिर्फ इश्यूज पूछे तो आपको फिर चैलेंजेस भी इश्यूज के साथ वे फॉरवर्ड लिखना है 150 में। फिर इतने में आप एक काम करना, छोटा सा डायग्राम बनाना, फिर रैशनल ऑफ CSS लिख के प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इक्वलाइजेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज अक्रॉस स्टेट्स, प्रायोरिटाइजिंग मेरिट गुड्स, DPSP जो है वो उसको भी फुलफिल करती हैं। ये 4 पिलर्स आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो भाई कैसे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को फुलफिल करते हैं, जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका एक सब्सिडियरी फंक्शन होना चाहिए, है ना, जहाँ पे सिर्फ वही टास्क जो है परफॉर्म विच कर ऐसे टास्क परफॉर्म करना है जिसको जो कि परफॉर्म नहीं किए जा रहे हैं इफ़ेक्टिवली और मोर इवेटेड और लोकल लेवल पे। तो ऐसे काम जो नहीं किए जा रहे हैं लेकिन वो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, तो उस चीज़ को टेक ओवर करने के लिए हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि स्टेट्स का पार्टिसिपेशन करवा सकें, फंड्स एलोकेशन करवा सकें, है ना। फिर आता है इक्वलाइजेशन ऑफ बेसिक सर्विसेज अक्रॉस स्टेट्स, जैसे कि हेल्थ स्कीम्स, है ना, हेल्थ स्कीम सारे स्टेट्स में चल रही हैं फॉर एग्जांपल। तो ये क्या इंश्योर करेंगी, ये हेल्थ सर्विसेज जो है पूरे स्टेट्स के ऑल ओवर उनको इंश्योर करेंगी। फिर आती हैं प्रायोरिटाइजिंग मेरिट गुड्स कैसे कि जैसे कि सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, सोशल सर्विसेज जो कि हेल्प करती हैं पुअर लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज में, और स्ट्रॉन्ग क्लेम है गवर्नमेंट रिसोर्सेज पर। तो इन सब चीज़ों को भी देखो क्या होता है, अगर ये स्कीम्स ना चलाई जाए तो इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर प्रधानमंत्री ने एक ग्राम सड़क योजना बना दी तो अब उसका प्रचार प्रसार भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर दिया, फंड्स भी एलोकेट हो गए, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, क्योंकि लोगों का भी ध्यान जाएगा और जो मिनिस्टर्स हैं उनका भी ध्यान जाएगा स्टेट ऑफ सेंटर दोनों लेवल पे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ये कैसे फुलफिल करती हैं, तो ये देखो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमने क्या देखा कि भाई ये जो गाइडलाइंस होती हैं ये गवर्नमेंट को जो गवर्नेंस है उसमें मदद करती हैं। तो आप देखो अगर आर्टिकल 38 की देखें तो रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी है, एजुकेशन का देखें आर्टिकल 46 में वेलफेयर वीकर सेक्शन है, फिर 47 में पब्लिक हेल्थ है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और स्कीम्स जो हैं जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली सेक्टर, अगर सेंट्रली सेक्टर स्कीम पे भी आए तो आप ये सारी बातें जो हैं वो रैशनल ऑफ CSS लिख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जितनी भी स्कीम्स हैं ये इन्हीं के अराउंड, तो देखा हमने ऊपर कोर ऑफ द कोर में, तो उनके अराउंड ही रिवॉल्व कर रही हैं। तो ऐसे करके DPSP को भी फुलफ़िल करती है, DPSP के अंडर भी आती, फुलफ़िल भी करती हैं, और DPSP गाइडेड भी है ये, ठीक है। फिर हम इश्यूज़ देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है तो दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, तो दिक्कतें आ रही हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इशू में। जो बजट एस्टिमेट है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2020 का अगर हम देखें तो ये बताता है कि जो 15 स्कीम्स हैं वो अकाउंट करती हैं 91.14 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सिर्फ 15 स्कीम्स ही जो हैं, जो स्कीम्स के लिए एक्सपेंडिचर एलोकेट हुआ उसका 90% तक ले गए। अगर अम्ब्रेला स्कीम भी है तो उसके अंदर काफ़ी सारी सब स्कीम्स आएंगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट तो उसको भी जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल देखें ग्रीन रेवोल्यूशन का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, तो इसमें 18 अलग अलग सब स्कीम्स हैं, जैसे कि जो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज सब स्कीम, इसके लिए ही 180 करोड़ रुपए जो हैं वो एलोकेट हो चुके हैं। और वेयर एज नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री है, किसका,
एग्रो फॉरेस्ट्री उसके लिए 34 करोड़ हो गए। तो अगर हम देखें तो देखो ओवरलैप हो रहा है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री आ गया, ये भी किसको टैकल कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहा है। वो रिश्ता वही सोचना ही वैसा वाला काम हो गया ये। तो ऐसे फंड्स डुप्लीकेशन भी हो रहा है और काम इतना इफेक्टिवली हो नहीं पा रहा है। अभी हम देखेंगे कैसे स्कीम्स जो हैं वो ओवरलैप करती हैं। फिर लार्ज नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ छोटी छोटी स्कीम्स जो हैं, मल्टीपल सब स्कीम कंपोनेंट्स हैं, इससे क्या होता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है। अभी हमने बोला ये ऊपर इसका एग्जांपल है, आप इसमें एग्जांपल भी देख सकते हो। इससे थिन स्प्रेडिंग ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। फिर आता है लेस फिस्कल स्पेस फॉर आइटम्स एंड यूनियन लिस्ट। यूनियन का जो एक्सपेंडिचर है स्टेट आइटम्स में वो ही इतना ऊपर हाइक कर रहा है कि जो स्टेट आइटम्स में जा रहा है, जैसे कि अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर किसके अंडर आता है, फॉरेस्ट्री किसके अंडर आता है ना, ये सब स्टेट, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये स्टेट आइटम्स के अंदर आ रहा है, शेड्यूल 7 के अंडर। अब इस पे ही जो यूनियन है उसका इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर खुद के आइटम्स के लिए ये कब खर्च करेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें डिफेंस जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लिस्ट के अंडर आता है। तो हम डिफेंस एक्सपेंडिचर देखें तो 2% पहले शेयर हुआ करता था जीडीपी का 2011-12 में, अब 2019-20 में ये 1.5% हो गया। ये कौन कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी रिपोर्ट कह रही है। तो सोचो आप, डिफेंस जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी लिए, कि आसपास इतना सारा खतरा बैठ रखा है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के चलते, सेक्टरी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के चलते कितना ज़्यादा इसका डाउनग्रेडेशन हो गया। फिर आता है वन साइज फिट फॉल ऑल अप्रोच। अब देखो अलग अलग सीट्स जो हैं उनकी अलग अलग कंडीशन है। जैसे बिहार में अगर हम देखें तो वहाँ पे उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा अलग है केरला के लिए, लेकिन जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम घोषित होती है तो सारे स्टेट्स के लिए एक जैसी घोषित होती है और फंड्स भी ऑलमोस्ट ऑल एक जैसे ही रिलीज़ होते हैं। तो इससे क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है ये किसके द्वारा डिफाइन की जाती है, किसके साथ द्वारा बनाई जाती है, यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इससे जो इंट्रा स्टेट डिफरेंसेस हैं, इंट्रा स्टेट डिफरेंसेस हैं, उनको काउंटर करना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे बिहार और केरला का परफेक्ट एग्जांपल है, केरला को कहीं और चीज़ में ज़रूरत है, बिहार को कहीं और चीज़ में ज़रूरत है, लेकिन फंड्स वाले जैसे कोई एजुकेशन रिलेटेड स्कीम है तो जो फंड्स अलोकेट हुए वो केरला के लिए भी सेम हुए और बिहार के लिए भी सेम हुआ। पता चला बिहार के लिए तो और ज़्यादा होना चाहिए था और केरला के लिए वो एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो सकता था। फिर आता है लोअर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है काफ़ी सारे स्टेट्स में, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर ने बस पैसा जो है रिलीज़ कर दिया, अब स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, मैन पावर, स्किल्स, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और गुड गवर्नेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन ये सब जो है ये मैच नहीं कर पाती हैं, है ना। इनको मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को, लीडिंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि मैच नहीं कर पाती हैं काफ़ी सारी स्टेट्स, स्पेशली वो स्टेट जहाँ पे जो स्टेट जीडीपी है वो कम है, तो वो फंड्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। सीधा सा मतलब ये है कि फंड यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि लो मैन पावर्स हैं, लो स्किल्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, वीक गवर्नेंस भी है। फिर सब ऑप्टिमल मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। हम लोग जो है आउटकम बेस्ड नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते वक्त कि क्या और कैसे के अलावा आउटकम कितना आएगा, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो कितना है। ठीक है, तो जो करंटली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चल रही हैं वो प्रोसेस पे फोकस करती हैं, ना कि आउटकम से। तो इसलिए मॉनिटरिंग जो है वो इनपुट्स की बेसिस पे चलती है, ना कि एक्चुअल रिजल्ट्स के बेसिस पे, जिसके कारण पैसा पानी की तरह बहता जा रहा है और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, नल बटे सन्नाटा। तो यहाँ हमने सब कुछ देख लिया है, हमने कवर भी कर लिया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में। सिर्फ अब रह गया हमारा वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड इसका यही है कि प्रायोरिटाइज करना है फंडिंग की, जो हमें क्या करना है, कैसे हमें प्रायोरिटाइज करना है फंडिंग को, कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए जो फंडिंग आ रही है उनको धीरे धीरे रोकना है। और सब कॉन्टिनेंट्स हैं
जो इधर आउटलिव्ड हो गए हैं उनकी यूटिलिटी, जैसे कि अब मान लो कोई एक स्कीम चल रही थी, कोई भी स्कीम चल रही थी टॉफ़ी बांटने की, अब लेकिन टॉफ़ी बांटने वाली स्कीम जो है वो अब इतनी कारगर नहीं आएगी, तो धीरे धीरे उनकी फंडिंग रोक दो और उसको बजट में से हटा दो। अब इसको जो है इस स्कीम को ही बंद कर दो, तो ये किसका है ना। फिर आता है एक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ फंडिंग आती है। क्या इसका मतलब क्या होगा? अरविंद वर्मा कमेटी, देखो 2005 में, ये आपको कोट करना ही करना है। तो एक न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तभी करना चाहिए जब एनुअल आउटले जो है वो 300 करोड़ से ऊपर है, और जो एग्जिस्टिंग स्मॉलर स्कीम्स हैं उनके लिए अमाउंट जो है वो नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस के थ्रू ट्रांसफ़र होना चाहिए। जैसे कि अब एक जो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंटर स्टेट के लिए, उसके थ्रू होना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो होना चाहिए। तो लोगों को थोड़ा सा, मतलब आप समझ रहे हो ना, पानी की तरह पैसा नहीं बनाना है कि आप नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस भी दे ही रहे हैं और उस चीज़ के लिए, फॉर मान लो किसी स्टेट में एजुकेशन वीक है ना, तो उसके लिए आप नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस भी दे रहे हैं, और फिर जो एजुकेशन के लिए आपकी स्कीम, जो आपने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चला रखी है, आप उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें। फिर आता है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड फंडिंग। फाइनेंशियल नॉर्म्स जो है सर्टेन कंपोनेंट्स, जो कुछ भी बहुत सारी स्कीम्स हैं उनकी कुछ कुछ कंपोनेंट्स के लिए, जैसे कि कुकिंग कॉस्ट जो है मिड डे मील का, और पीएम पोषण स्कीम जो है उसको लिंक कर देना चाहिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का, और उसको हर 2 साल में रिवीजन होना चाहिए, जिससे ऐसी स्कीम्स में जो भी आउटले है वो कम भी ना बढ़े और ज़्यादा भी ना हो। फिर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, जो कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन, जो फंडिंग पैटर्न है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, है ना, उसको फिक्स्ड अप फ्रंट इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर और स्टेबल रखना चाहिए। फाइनेंसिंग जो है वो एक बायलेटरली अग्रीड कॉम्पैक्ट्स जो है उसके बेसिस पे ही देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप सब, मतलब इसका सीधा से मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि देखो, इम्प्रूव गवर्नेंस, अगर A, B, C स्टेट्स हैं, आप उनसे तय कर लो कि अगर आप, मतलब आप जो भी जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे आप पैकेट्स में करेंगे, कि पहले आप इतना काम कर लो, हम इसका इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ देखेंगे, फिर अगर ये काम हो जाता है उसके बाद ही हम आपको बाकी के फंड्स जो हैं वो रिलीज़ करेंगे। इनका कहने का सीधा सा यही मतलब है। ये इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी, हमारा पैसा भी जो है वो फालतू का वो नहीं होगा, और एवैल्यूएशन भी साथ में होता चलेगा, मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन ये सब साथ में चलता रहेगा। तो उस पैसे से तब तक आप जो है डेटा सिस्टम्स जो है वो आप अच्छे कर लें, तो आपको डेटा प्रॉपर मिलता रहे, है ना, और जब वो काम कर लेते हैं तो फिर आप उनको बाकी का फंड दे दो। फिर जो फ्लो और मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन है उसको रेगुलर होना चाहिए, जो फ्लो है मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन का उसको रेगुलर होना चाहिए, और इसमें जो रूटीन स्टेटमेंट्स ऑफ जो फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस है उसके साथ साथ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और आउटपुट एंड आउटकम इंडिकेटर्स भी शामिल होना चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ साथ में जो हमारे आउटकम्स हैं वो भी वो भी बढ़ेगा, और क्या होगा, ये जो अभी अंधाधुन पैसा जा रहा है वो नहीं जाएगा। तो आई होप आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम के बारे में सबको समझ में आया होगा। क्या क्या लिखना है आपको वे फॉरवर्ड में, देखो काफ़ी बार क्या होता है आप लोगों को मालूम नहीं होता है कि नोट्स कैसे बनाना है, तो आप ये जो अभी आप शुरुआत ऐसे करो, देखो आपको प्रोसेस तो शुरू करनी होगी, जो भी हम बता रहे हैं आप ध्यान से सुन लिया आपने, फिर आपने रीड का आप एक बार उसको देखो, PDF या तो डाउनलोड कर लो उसकी, या तो फिर आपके पास अगर मैगजीन है तो इससे बढ़िया और क्या ही बात है। तो आपने फिर एक टॉपिक डाला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जैसे हमने आपको यहाँ बताया कि आप जो है यहाँ से अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो या तो आप डायरेक्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की डेफिनेशन लिख लो जो कि यहाँ दे रखी है, और आपको लगता है कि ये तो आप लिख ही लोगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा बॉक्स बना लो, डेटा लिख लो सेंट्रली सेक्टर स्कीम 676, इतना एग्जैक्ट डेटा मत लिखो, लेकिन अराउंड 700 सेंट्रली सेक्टर स्कीम अभी चल रही है, और अराउंड 75 जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है। फिर आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप चाहें तो यहाँ से अपनी लैंग्वेज में बना लो। फिर इतना हो गया। फिर टाइप्स ऑफ CSS, एक ऐसा गोल ट्राइंगल बनाओ
ऐसा ट्राइंगल बनाओ और टाइप ऑफ CSS करके आप कोर स्कीम्स, कोर ऑफ द कोर स्कीम और ऑप्शनल स्कीम एक एक एग्जाम्पल लिख दो। फिर आप डायरेक्ट आ जाओ किस पे, रैशनल ऑफ CSS पे लिखने में। ये जो ब्लैक ब्लैक है वो आप लिख लो। फिर आता है इश्यूज एसोसिएटेड विथ करंट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे भी आप ब्लैक वाला पोर्शन लिख लो चाहो तो छोटा छोटा सा, और जो बीच में दिया है आपको लग रहा है कि जैसे वन साइज फिट्स फॉल और ऑल अप्रोच है, इतना लिख दो। फिर जिससे डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट इंटर एंड इंट्रा स्टेट डिफरेंसेस, ये लिख लो। तो ऐसे ही जो ब्लैक वाला है इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप वो लिख लो। फिर वे फॉरवर्ड में भी ये लिख लो। तो ऐसा करके आपका एक टॉपिक लिया, उसका आउटले जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप उसको बार बार जो है हफ्ते में 2-3 बार रिवाइज कर लो। तो आप जब खुद पेन और कॉपी लेके जब आप लिखने बैठेंगे किसी भी टेस्ट में, तो आप अपने आप में एक ग्रेजुअल इम्प्रूव देखेंगे कि देखो आज हम ये वाला आंसर लिख पा रहे हैं। और नहीं तो क्या होता है, देखो ये एक पक्की बात है कि अभी आप बस ये आपने ये सुन लिया, आपने सोचा मेरा कवर हो गया, फिर आप लिखने बैठोगे तो आपके पास पॉइंट्स नहीं रहेंगे। ये जो एग्ज़ाम है ये रट्टाफिकेशन का ही है। लोग बाग कितने भी रट्टाफिकेशन को कोर्स लें 3 इडियट्स जैसी मूवीज़ के थ्रू कि नहीं यहाँ ये तो रट्टाफिकेशन चल रहा है, रट्टाफिकेशन चल रहा है। अरे भाई का कंसेप्ट आपने समझ लिया, लेकिन आप कंसेप्ट को समझने के लिए, समझने के बाद आप भूल भी तो जाओगे, क्योंकि देयर आर सो मैनी थिंग्स, है ना। तो कंसेप्ट आपने समझ लिया, तो कंसेप्ट को याद रखने के लिए दिमाग में यू हैव टू मग अप। तो आप उसको रट्टा कर लें, और फिर जब भी आप टेस्ट लिखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। और आप जब इसको काफ़ी सारे आपने जैसे अब पूरा का पूरा आपने ये मैगज़ीन के नोट्स बना लिए, आप उसको माइंडफुली रीड कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे खुद ऐसे आने लगेगा कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर सेक्टर स्कीम का आंसर स्पॉन्सर्ड वाले में लिख रहे हैं। और कभी भी अगर कुछ भी क्वेश्चन और वुमेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है, उसमें एग्रीकल्चर जो है वो कोर स्कीम में आ रहा है या फिर कोर ऑफ द कोर स्कीम में आ रहा है। तो ऐसे करके इंटीग्रेट करना आप खुद ही सीख जाएंगे, है ना। तो द मैजिक इज़ विद इन यू, कहीं और से नहीं आएगा। कहीं और से आप इधर उधर टाइम पास करके आप सोचेंगे कि अब मैं ये कोर्स खरीद लेता हूँ या ये कोर्स खरीद लेती हूँ, तो इससे मेरे को 65,000, आई हैव सीन कि सिविल्स डेली का तो 65,000 करीब कोई कोर्स चल रहा है। कोई 10,000 का बेच रहा है, कोई 15,000 का बेच रहा है। आंसर राइटिंग सिखाएंगे, ये सब करेंगे, वो नहीं, वो आपको आपको नोट्स दे देंगे बाकायदा, ना। और नोट्स भी आपको पूरे का पूरा हर एक टॉपिक का लिखवा देंगे, लेकिन आप खुद सोचो ना, उसके बाद भी तो रीड आपको ही करना है। और फिर लिखने आप बैठेंगे जब भी, तो आपको खुद ही पेन उठानी है, स्पीड तो आपको ही मेंटेन करनी है। इसलिए भाई कुछ नहीं है, मैगज़ीन जो है वो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही एकदम ब्यूटीफुल मैगज़ीन है। अगर आप शुरू हैं तो आप वीडियोस से हेल्प ले लो, हमारी वीडियोस से हेल्प आप गेन कर सकते हो ये वीडियोस को समझने के लिए, स्कीम्स सारे के सारे टॉपिक्स को समझने के लिए। और फिर आप क्या कर सकते हो, नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं, और आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको बनाने ही है ना। कि भाई जनवरी फरवरी तक एटलीस्ट आपके जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक आपके हर एक टॉपिक जो मैगज़ीन में आया है विजन IAS का, राउंड 45 टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे। कितने 45 टॉपिक्स होते हैं हर एक मैगज़ीन में विजन IAS की। इंटू 12 करो तो ये कम से कम कितना बन रहा है, ये 45 या 550 टॉपिक्स बन रहा है। कितना बन रहा है, 550 टॉपिक्स। इसमें से 250 टॉपिक्स तो करीब करीब या तो PYQ से होंगे या तो UPSC के स्टैटिक पोर्शन से होंगे। बाकी के 250 जो है ये प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड रहेंगे, जो कि मेंस में पूछता है। तो सोचो 550 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिससे आप बाकी के 100 टॉपिक्स तो जो आएंगे, जो अननोन हैं, जो आपको नहीं आ रहा है, वो भी आप हैंडल कर सकते हो। और मेंस पूरा 800 से 9, जो GS1 GS2 GS4 जो है ना, ये करीब 800 से 900 टॉपिक्स का खेल है पूरा का पूरा, है ना। स्टैटिक मिला लो आप, स्टैटिक में एक एक टॉपिक देख लो, उसके अंदर सब टॉपिक देख लो, उसमें यही चीज़ें आएंगी। तो 800 से 900 टॉपिक्स का खेल है पूरा का पूरा मेंस। अगर आपने इतना कर लिया ना, आपने सिर्फ मैगज़ीन के नोट्स भी बना लिए हैं और साथ ही में आपने ऑप्शनल भी कर लिया है अगर, तो भाई आप
जिंगल आ रहा है बिल्कुल आपका मेंस। फिर आप जब मेंस लिखने बैठेंगे, जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, जब भी आपको पीटीसी 65 की झंझट नहीं पड़ेगी। मेंस लिखने बैठेंगे, आपके नोट्स होंगे आपके हाथों में करंट अफेयर्स के, जब आपको मेंस से 65 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सिर्फ अपने स्टैटिक जो आपको पोर्शन छूट गया है, आप अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप तब करेंगे। और फिर आपको बस ये चीज़ें रिवाइज करनी है, वो करना है। और अगर आपने ऑप्शनल कर रखा है तो आपका मेंस डेफिनेटली निकलेगा, क्लियर करेंगे आप मेंस, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से करेंगे। इंटरव्यू कॉल तो आएगा ही आएगा, लिस्ट में नाम भी आएगा। तो इस आई होप आप इस इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं, है ना। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए अभी तक तो प्लीज़ वीडियो को आप वीडियो एंड हो गई है। अराउंड कितने मिनट की है ये वीडियो? 30 मिनट्स की है, और हर वीडियोस जो है वो 20-30 मिनट्स, कुछ 15 मिनट्स की हैं। फटाफट देख लें 1.25 की स्पीड पे, 1 की स्पीड पे, और उनके नोट्स बनाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम या तो आईआर को डिस्कस करेंगे या तो हम पॉलिटी को ही डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ 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 नोट्स बना लें, और वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट करें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।